हेलो दोस्तों, देखिए आज हम क्लास 8 पार्ट 6 घर्षण के कारण पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देखिए इससे संबंधित सारे क्वेश्चन आंसर अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। क्वेश्चन नंबर पहला है इसमें कि घर्षण बल क्या है। देखिए, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर गति करती है तो प्रत्येक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु के सतह के समांतर एक बल कार्य करता है जिसे घर्षण बल कहते हैं। जैसे देखिए, ये जो हमारा पेन है इस कॉपी पे रख दिए हैं और इसको जब इस पे बल लगा के इसे गति करा रहे हैं तो इन कलम और कॉपी के सतह के बीच जो बल लग रहा है उसी को क्या बोलेंगे? घर्षण बल। क्लियर? देखिए, अगर हम बहुत स्लो में चलेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे। अगर वीडियो एक बार में समझ तो दोबारा देख लीजिएगा। क्लियर? आगे देखिए, प्रत्येक वस्तु पर घर्षण बल उसकी गति की विपरीत दिशा में लगता है। जो घर्षण बल लगता है गति की विपरीत दिशा में लगेगा। जैसे वस्तु अगर मान लीजिए पूरब की दिशा में अगर गति कर रही है तो घर्षण बल पश्चिम लगेगा, पश्चिम में गति कर रही है तो पूरब में लगेगा। क्लियर? घर्षण बल को इंग्लिश में फ्रिक्शन बोलते हैं, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे स्नेहक क्या है? अगला प्रश्न हमारा स्नेहक क्या है। देखिए, वे पदार्थ जो दो विपरीत दिशा में गति करने वाली धातुओं की सतहों के मध्य एक पतली परत बनाकर उनके सीधे संपर्क को रोकते हैं तथा उनकी गति के कारण उत्पन्न घर्षण प्रतिरोध तथा घर्षण ऊष्मा को कम करते हैं, स्नेहक कहलाते हैं। ठीक है, स्नेहक वह है जो घर्षण को कम कर देता है। स्नेहक ज़्यादातर द्रव रूप में रहते हैं, कुछ ठोस रूप में भी रहते हैं। जैसे कि हमारा मान लीजिए जो पाउडर हो जाएगा, कैरम बोर्ड खेलते समय जो पाउडर डालते हैं वो ठोस रूप में का स्नेहक हो जाएगा। ठीक है, आज बाकी तेल, ग्रीस, मोबिल ये सब कैसा स्नेहक हो जाएगा? ये हो जाएगा द्रव रूप का स्नेहक। तो स्नेहक में जैसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3। देखिए, प्रश्न संख्या 3 है कि स्नेहक की क्या आवश्यकता है। तो देखिए, स्नेहक की आवश्यकता धातु संयंत्रों में निम्न कार्यों के लिए होती है। पहला, घर्षण को कम करना। दूसरा, टूट फूट कम करना। तीसरा, शीतलक प्रभाव उत्पन्न करना। चौथा, ऊर्जा की बचत करना। पांचवा, ध्वनि को कम करना। और छठवां, मशीनों का जीवन काल बढ़ाना। जब घर्षण कम लगेगा तो मशीनों का जीवन काल ज़्यादा दिन तक रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम चप्पल खरीदते हैं तो चप्पल हमारा अगर घिसेगा नहीं, घर्षण कम लगेगा तो कम घिसेगा तो ज़्यादा दिन तक चलेगा। अगर ज़्यादा घर्षण लगेगा जल्दी खराब हो जाएगा तो कम दिन तक चलेगा। क्लियर? अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, अब इसमें अगला प्रश्न है कि कमानीदार तुलना क्या है। तो वह युक्ति जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है उसे कमानीदार तुलना कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको स्प्रिंग स्केल्स बोलते हैं। ठीक है, तो कमानीदार तुलना क्या है? वह युक्ति जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। अब इसकी जितनी क्षमता होगी उतना तक नापेगा। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, घर्षण के प्रकारों का वर्णन करें। घर्षण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण। स्टैटिक फ्रिक्शन और गतिक माने मोशन फ्रिक्शन बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसी में स्थैतिक और घर्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो स्थैतिक घर्षण क्या है? देखिए, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर चलने के लिए बाह्य बल लगाया जाता है किंतु वह वस्तु स्थिर ही रहती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। क्लियर? अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसी में गतिक घर्षण। गतिक घर्षण क्या है? तो देखिए, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर गति करती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को गतिक घर्षण कहते हैं। जब स्थिर रहेगी तो उसके बीच जो घर्षण बल लगेगा उसे स्थैतिक घर्षण, और जब कोई वस्तु गतिशील रहेगी तो उनके संपर्क तलों के मध्य जो घर्षण लगेगा उसे गतिक घर्षण। क्लियर? अब देखिए आगे चलते हैं। इसी में गतिक घर्षण के प्रकारों को लिखिए। देखिए, आपके क्लास 8 में गतिक घर्षण का एक प्रकार दिया है, लेकिन यहाँ डिटेल समझते हैं। अब गतिक घर्षण का दो प्रकार होता है, सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण। देखिए, गतिक घर्षण दो प्रकार का होता है, सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण। बेलन घर्षण इसी का नाम है। क्लियर? अब यो समझ लीजिए, यहीं पे आगे काम देगा। देखिए, पहला है सर्पी घर्षण क्या है? जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलती है
तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। क्लियर। जैसे इसमें हो जाएगा कि पुस्तक को मेज पर खिसकाया जाता है, जैसे पुस्तक को मेज पर खिसकाएंगे तो क्या होगा, वस्तु फिसलेगी, उसकी एक ही सतह जब रगड़ाएगी, एक ही सतह घर्षण के संपर्क में हरदम रहेगी तो सर्पी घर्षण, और सतह बदल बदल के अगर संपर्क में आएगी घर्षण के संपर्क में तो बेलन घर्षण। अब आगे देखिए दूसरा समझते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखिए सर्पी घर्षण का प्रकार में आ गया, पुस्तक को मेज पर खिसकाया जाता है, किसका उदाहरण है सर्पी घर्षण का। अब देखिए दूसरा, लोटनिक या बेलन घर्षण। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर लुढ़कती है या घूमती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को लोटनी घर्षण कहते हैं। क्लियर। इसमें जैसे में हो जाएगा साइकिल चलाना, टायर घुमाना। क्लियर। अब देखिए सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण के बारे में अगला प्रश्न में अंतर, सर्पी और लोटनी में अंतर समझ लेते हैं। यहाँ से आपका दोनों में जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलती है, किसी दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। परिभाषा लिख दी है पहले में। देखिए जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर लुढ़कती है या घूमती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को लोटनी घर्षण कहते हैं। ये एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर देखिए, सर्पी घर्षण का मान लोटनी घर्षण से अधिक होता है, और दूसरा इसमें देखिए लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण के मान से कम होता है। क्लियर। जब एक ही सतह अगर आएगी तो उसमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, लेकिन जब घूम घूम के जाएगी तो उसका मान क्या होता है, कम होता है, तो उसमें कम बल लगाना पड़ेगा। इसी में तीसरा देखिए, सर्पी घर्षण में फिसलने वाली वस्तु का वही भाग सदैव दूसरी वस्तु के संपर्क में रहता है। और सर्पी घर्षण में वस्तु का वही भाग सदैव दूसरी वस्तु के संपर्क, मतलब जो सतह इस तरह रगड़ाएगी, एक ही सतह रगड़ाएगी, और लोटनी घर्षण में घूम के आएगी इस तरफ, प्रत्येक सतह बार बार रगड़ाएगी। देखिए लोटनी घर्षण में लुढ़कने वाली वस्तु के भिन्न भिन्न भाग, मतलब अलग अलग भाग दूसरी वस्तु के संपर्क में आते रहते हैं। क्लियर। आशा है कि समझ में आया होगा। अब जैसे में देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे में इसमें आ जाएगा मेज पर रखी पुस्तक को ढकेलना। जब मेज पर रखी पुस्तक को ढकेलेंगे तो उसका एक ही सतह रगड़ाएगा, रगड़ में आएगा। और इसमें देखिए जैसे साइकिल को चलाना, जब साइकिल को चलाएंगे तो टायर का एक ही सतह केवल रगड़ाता है, टायर घूमते रहती है, कभी टायर का यह हिस्सा, मतलब टायर का कोई और हिस्सा धरती पर है, फिर घूमेगी चक्का, चक्का घूमेगा टायर का तो कोई और हिस्सा धरती पर आएगा, फिर कोई और हिस्सा धरती पर आएगा। क्लियर। तो ये इसका उदाहरण हो गया। अब देखिए घर्षण की हानियों के बारे में देखते हैं। ठीक है। घर्षण के कारण ऊर्जा का अपव्यय होता है और वस्तुएं घिसकर समाप्त हो जाती है। जैसे में इसमें देखिए लिखे, जो कपड़ा पहनते हैं घिसकर समाप्त हो जाते हैं। दूसरा, बर्तन घिसकर खराब हो जाते हैं। तीसरा, चप्पल तथा जूते के सोल घिस जाते हैं। चौथा, अधिक आवागमन से सड़क घिसकर समाप्त हो जाती है। घर्षण के कारण चाकू के धार घिस जाते हैं। ये सब क्या है, घर्षण की हानि है। अब घर्षण के लाभ पे चलते हैं। ठीक है। देखिए घर्षण के लाभ, घर्षण के लाभ में देखिए घर्षण के कुछ लाभ भी हैं, कुछ हानि है तो कुछ लाभ भी है। देखिए घर्षण के कारण हम पृथ्वी पर चल पाते हैं। घर्षण के कारण ही वाहनों की गति संभव है। दीवारों पर कील ठोकना घर्षण के कारण ही संभव है। श्याम पट या कागज पर लिखना घर्षण के कारण ही हो पाता है। पृथ्वी का वायुमंडल उल्का पिंडों से हमारी रक्षा घर्षण के कारण ही करता है। मान लीजिए हाई सब तो समझ में आएगा, हाई नहीं आ रहा होगा आपको समझ में। देखिए पृथ्वी के चारों वायुमंडल है, जब उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरता है तो हवा के संपर्क में घर्षण करके ऊपर ही जल जाता है। तो पृथ्वी का वायुमंडल उल्का पिंडों से हमारी रक्षा घर्षण के कारण ही कर पाता है। क्लियर। अब देखिए इसी से संबंधित एक और देखिए, इसी में पूछ देगा कि कर्षण क्या है। घर्षण तो पहले कर्षण क्या है, तो देखिए तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहते हैं। कर्षण कुछ और नहीं, घर्षण है, लेकिन अगर ठोस द्वारा लगेगा तो घर्षण, और तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहते हैं। क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति और तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। आगे देखिए, विरल माध्यम की अपेक्षा सघन माध्यम में घर्षण बल का मान अधिक होता है। जो विरल माध्यम होता है, विरल मतलब जहाँ एक यहाँ बिंदी है तो एक यहाँ, मतलब दूर दूर, मतलब ढीला ढाला माध्यम है। जैसे जल हो गया तो विरल माध्यम है, और उसी के अपेक्षा घी हो गया, शहद हो गया, वो कैसा माध्यम है,
तो सघन माध्यम है, तो विरल माध्यम की अपेक्षा सघन माध्यम में घर्षण बल का मान अधिक होता है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले।